हेलो गाइस। तो कहानी के स्टार्ट में हमें शन जीजी को दिखाते हैं जो कि शन फैमिली की अडॉप्टिव डॉटर हैं और ये शन फैमिली उस पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। और अब तो वो और भी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी और अब तो वो लोग उस बेचारी को जीने भी नहीं देंगे। इसके साथ साथ उसे ये भी टेंशन थी कि इस टाइम पर उसे अपने स्टडीज से ब्रेक लेनी होगी और यहाँ पर उसके डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर था वो भी बहुत मीन इंसान था। उसे छुट्टी तो दे देता है लेकिन साथ ही साथ उसे बहुत बातें भी सुनाता है और कहता है कि तुम्हारे कैरेक्टर में ही झोल है, इसके बाद हमारा स्कूल भी बदनाम हो सकता है और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि इस बच्चे का फादर कौन है। जब तुम ब्रेक लेकर वापस आओगी तभी हम फैसला करेंगे कि तुम्हें यहाँ रखना भी है कि नहीं। अब जैसे तैसे उसने उस बच्चे को जन्म तो दे दिया था और उसे पाल पोस के काफ़ी बड़ा भी कर लिया था। तो अब टाइम था कि वो कहीं जाकर अपनी जॉब तलाश करे। एक जगह पर वो अपनी सीवी लेकर जाती है तो उसकी क्वालिफिकेशंस तो काफ़ी हाई थी लेकिन फिर भी वो लोग उसे उस पोस्ट पर नहीं रखते क्योंकि उसके साथ एक बेबी था और उन्हें लगता था कि इस छोटे से बेबी की मामा हर टाइम पर टेंशन में रहेगी और हमारा काम भी ढंग से नहीं कर पाएगी। और बस इतने में उसे तलाश करते हुए उसकी मॉम वहाँ पहुँच जाती हैं जो कि पहले ही उसे काफ़ी मारपीट करती थी और अब भी उससे लड़ने लगती हैं और कहती हैं कि तुम चलो मेरे साथ, तुम इस तरह से कैसे घर छोड़कर आ सकती हो। एक्चुअली शंजी जी ने वो घर छोड़ दिया था क्योंकि उसकी मॉम उसे और उसके बेटे को कहीं बेच देना चाहती थी। उन्होंने पैसा भी पकड़ लिया था और वो उसे किसी मिस्टर वोंग से अब शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी। साथ ही साथ वो उसे ताने भी दे रही थी कि तुम्हें अभी तक इस बच्चे का डैड नहीं मिला। और बस इसी पॉइंट पर हमारे हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम जिन जाओ है। वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है और इस टाइम पर इस होटल का ऑनर भी है। वो आते ही उन पर एक बम शेल गिराता है और कहता है कि इस बच्चे का डैडी कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ और इस टाइम पर मैं अपने बच्चे की और इस लड़की की जिम्मेदारी लेने के लिए भी रेडी हूँ, इसलिए आप जो भी हैं यहाँ से निकल जाएं। ये देखकर तो जीजी भी हैरान थी और उसे याद आता है कि वाकई वही बॉय है जो उसे उस टाइम पर मिला था जब उसे उसकी मॉम ने ड्रग दे दी हुई थी और उसे मिस्टर वोंग के पास भेजना चाहती थी। अब इसके साथ ही जिन जाओ उसे अपने साथ हॉस्पिटल में लेकर जाता है। वहाँ पर वो लोग उसका डीएनए टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि ये बेबी वाकई जिन जाओ का ही है और वो बोलता है कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हूँ। अब तुम्हें पता चल गया कि मैं इसका बाप हूँ तो फिर क्या तुम मुझे एक दफ़ा कैरी करने दोगी अपने बेबी को। और वो बहुत प्यार से बेबी को कैरी करता है और बस यहीं पर ही उस बच्चे के दादा अबू भी पहुँच जाते हैं जो कि मिस्टर फू थे और इस वक्त फू कंपनी के चेयरमैन भी। वो बहुत ही नाइस पर्सन थे। वो भी बहुत खुशी से अपने ग्रैंड चाइल्ड से मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे पता भी नहीं था कि मुझे इतनी सुंदर बहू मिल जाएगी। लेकिन ये बात सुनते ही जिनजाओ कहने लगता है, बहू ये कहाँ से बहू हो गई आपकी, ये सिर्फ आपका पोता है, दैट्स ऑल। चले हम अपने बच्चे को लेते हैं और यहाँ से चलते हैं। लेकिन ये सुनते ही वो परेशान हो जाती है और कहती है कि इतने छोटे से बेबी को मैं आप लोगों के पास कैसे दे सकती हूँ, इसे अभी मॉम की ज़रूरत है। और बस इसी बात पर डैड जिनजाओ को काफ़ी डांटते भी हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो बात करने की तमीज़ ही नहीं है, इसीलिए तो अब तक तुम सिंगल हो, तुम्हारी कहीं ढंग की जगह शादी भी नहीं हो पा रही थी। मैं तुम्हें मैनर्स सिखाता हूँ कि गर्ल्स से कैसे बात करते हैं। और उसके बाद वो बहुत प्यार से जीजी से बात करते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हारा थैंक्स करना चाहते हैं कि तुमने हमारी फैमिली को एक हायर दिया है और तुमने इसे अकेले ही जन्म दिया और उसके बाद इसे पाला भी। मैं इस बात पर तुम्हें सैल्यूट करना चाहता हूँ और हम हमेशा तुम्हारे शुक्रगुजार भी रहेंगे। दादाजी बहुत नाइस थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पर जिनजाओ कहने लगता है कि ठीक है, अगर ये अपने बच्चे के साथ हमारे घर में रहना चाहती है तो इसके लिए भी जगह है, लेकिन ये शादी वादी वाली बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसके साथ साथ वो ये भी कह देता है कि मुझे तो ये भी डाउट है कि उस रात को मुझे इसी ने ही ड्रग दिया होगा ताकि ये हमें हायर दे के कल को मुझे क्लिंग कर सके और इसी तरह से ये हमारे घर में एंटर हो सकती थी। और बस इसी बात पर जीजी की और जिनजाओ की दोबारा से लड़ाई भी शुरू हो जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे तो पता भी नहीं था, अगर पता होता तो कब के तुमसे पैसे मांगने आ चुकी होती। और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि उस रात जिनजाओ को भी किसी ने लव पोशन दिया था। वो ड्रग्ड था और उसे होटल के एक कमरे में भेजा जा रहा था। किसी ने उसे ट्रैप करने की कोशिश की थी लेकिन यहीं पर ही सब कुछ उल्टा हो जाता है। उसी टाइम पर जीजी को भी उसके एडॉप्टिव पेरेंट मिस्टर वोंग के पास भेज रहे थे क्योंकि वो उससे शादी के लिए राजी नहीं हो रही थी। तो उन्होंने उसे किसी चीज में ड्रग मिलाकर दे दी थी और उसके बाद वो मिस्टर वोंग के कमरे में जाती उससे पहले ही उसे जिनजाओ मिल जाता है। और बस इसी तरह से हुई थी उनकी मुलाकात जिस बारे में जीजी को कुछ पता नहीं था कि लड़का कौन है और कहाँ से आया है। जीजी उससे कहने लगती है कि अगर तुम इतने ही मीन इंसान हो तो तुम्हें तो मैं अपना बेबी कभी भी नहीं दूंगी। मैं एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ और जैसे ही बेबी थोड़ा सा बड़ा होगा मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करूँगी और मेरा फ्यूचर भी ब्राइट है। लेकिन जिनजाओ उससे कहता है कि करते करते तो तुम्हें सदियाँ गुजर जाएंगी।
तुम तब तक मेरे बच्चे को क्या ऐसे सड़कों पर लेकर फिरोगी? और बस इस बात पर वो दादाजी से फिर से डांट खा बैठता है, जो उसे कहते हैं कि अब अपना मुंह बंद रखना, बिल्कुल बकवास नहीं करनी। और उसके बाद जीजी से बहुत प्यार से बात करते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए ऑनर होगा कि अगर तुम भी हमारे साथ घर पर चलो। इस बेबी को तुम्हारी ज़रूरत है और माँ और बच्चे को हम कभी भी जुदा नहीं कर सकते, और बाकी इश्यूज़ को हम बाद में सेटल कर लेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे को बहुत डांट भी पिलाई थी। उसे बेशरम, बदतमीज, निकट्टू, नालायक, पता नहीं क्या क्या बोल दिया था। जीजी को किसी ना किसी तरह से वो डैड बहुत अच्छे लगते हैं। उसकी अपनी असली फैमिली तो उसके पास नहीं थी, इसीलिए उसे कहीं ना कहीं अंकल की शक्ल में ही अपने डैड दिखाई दे रहे थे और वो उनकी बात का इनकार नहीं कर सकी थी। इसके साथ ही डैड उन दोनों का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि देखो, बच्चे को माँ और बाप दोनों के प्यार की ज़रूरत होती है, और अगर माँ बाप आपस में लड़ेंगे तो फिर बच्चे पर क्या असर होगा। आप लोगों को अपने बेबी के बारे में सोचना चाहिए। वो बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की नहीं है और उसे भी कोई लड़का पसंद नहीं है। अब बेबी तो इस दुनिया में आ ही चुका है, तो तुम दोनों अभी के अभी जाओ सिविल अफेयर ब्यूरो और अपनी मैरिज को रजिस्टर करा के आओ। अब उसके बाद वो बेबी को लेकर घर चले जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद जिन जाओ और जीजी वहाँ पहुँच चुके थे। अब वो दोनों लीगली हस्बैंड एंड वाइफ बन चुके थे, लेकिन दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। जीजी को वो बहुत बुरा लग रहा था और जिनजाओ को लगता था कि इस लड़की ने तो मुझे ट्रैप किया है, अब इसे मेरी वाइफ बनाकर सारी जिंदगी मेरे सर पर चढ़ा कर रखेंगे क्या। और तो और अभी तो उसका पिछला गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ था कि इतने में डैड बहुत कुछ जीजी के लिए प्रिपेयर करके बैठे हुए थे। वो उसे 5 बड़े बड़े गोल्ड के सेट भी गिफ्ट में देते हैं और साथ ही साथ एक अनलिमिटेड कार्ड भी देते हैं। कहते हैं कि अब तुम हमारे घर की बहू, तो तुम्हारा स्टेटस बहुत ऊंचा हो चुका है और ये सब लग्जरीज तुम इंजॉय कर सकती हो। जीजी बहुत कहती है कि इस सब चीज़ों की मुझे आदत नहीं है और ना ही मैं लालची इंसान हूँ। और ये सुनते ही जिन जाओ उससे लड़ने लगता है और कहता है कि मन ही मन में तो बहुत खुश हो रही होगी ना, यही तो सारा कुछ तुम चाहती थी जो मेरे डैड तुम्हारे सामने रखी जा रहे हैं। और बस इस बात पर वो दोनों आपस में फिर से लड़ पड़े थे और उनके लड़ने की आवाज़ सुनकर बेबी दोबारा से रोने लगता है। अब डैड उन दोनों को डांटते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे की खातिर थोड़ा तो बिहेव कर लो। और फिर उस बेबी को भूख लगी थी तो वो उसे कमरे में अंदर ले जाती है और उसे फीड कराने लगती है। अब थोड़ी देर बाद जिन जाओ भी आता है अपने बेबी को देखने के लिए, लेकिन जैसे ही वो ऊपर से आ गया था तो उसे देखते ही जीजी शर्मा जाती है। वो काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही थी और उसके बाद उसने बेबी को ले डाउन करा दिया था। अब आकर वो बेबी से खेलने लगता है। यहाँ पर उसे देखकर जीजी को इतना अंदाज़ा ज़रूर हो गया था कि मुझे तो एक अच्छा पति मिले या ना मिले, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि मेरे बच्चे को एक अच्छा डैडी मिल चुका है, क्योंकि उसने एक ही दिन में अंदाज़ा लगा लिया था कि वो बेबी की बहुत अच्छे से केयर कर रहा था और बच्चों से बहुत प्यार भी करता था। वो उससे बोलती है कि देखो, बाकी बातें तो हम बाद में करेंगे, लेकिन मेरी तुमसे सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि क्या तुम दिन में कुछ घंटों के लिए बेबी को संभालने के लिए कोई अच्छी सी केयर गिवर अरेंज कर सकते हो, क्योंकि मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहती हूँ और उसके बाद अपनी डिग्री लेकर मैं बेशक तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊंगी और तुम लोगों पर डिपेंड नहीं करूंगी। वो ये सुनते ही कह देता है कि हमारी जैसे रिच फैमिली के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बेस्ट नैनी हायर कर दूंगा इस बेबी के लिए। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि अडॉप्टिव पेरेंट्स के घर पर मिस्टर वोंग पहुंच चुका था और वो कहने लगता है कि उस लड़की ने उस बच्चे को जन्म भी दे दिया, तुम लोगों ने कब के एडवांस पैसे पकड़े हुए हैं, अब उसे मेरे पास ले आओ, मेरी उससे शादी कराओ। और तो और उसने उन्हें मार मार के बुरा हाल भी कर दिया था। वो कहते हैं कि हमें एक और चांस दे दें, हम उसे कहीं ना कहीं से पकड़ के आपके कदमों में ला के रख देंगे। और वो लोग इतने चालाक, घटिया और मीन थे कि वो उसी की यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जब 4-5 लोगों को इकट्ठे देखते हैं तो तमाशा बनाने लगते हैं। उससे कहते हैं कि तुम चलो घर, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकती हो, तुम सड़कों पर पड़ी हुई थी कि हम तुम्हें घर लेकर आए, हमने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया और अब तुम हमें ही इग्नोर कर रही हो, बुढ़ापे में हमें छोड़ के जा रही हो, तुम कितनी स्वार्थी हो। अगर हम अब तक तुम्हारा ख्याल ना करते तुम तो ठंड में जम कर ही मर जाती। इस तरह की बातें करके वो लोगों के सामने ये प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे वो बहुत ही केयरिंग पेरेंट्स हैं, और साथ ही साथ वो जानबूझकर उस वाक़े को फिर से जिक्र करने लगते हैं कि हमने तो तुम्हें तब भी घर से नहीं निकाला था जब तुम पता नहीं किसी के बेबी को उठा कर ले आई थी। आज तक उस बेबी के फादर का नहीं पता चला। इस तरह के कैरेक्टर के होते हुए भी हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। और बस यही बातें सुननी थी कि ये बात आग की तरह से यूनिवर्सिटी में फैल जाती है और वहाँ पर मौजूद लोग भी जीजी को बुरा भला कह रहे थे। वो बहुत कोशिश करती है एक्सप्लेन करने की, पर उसके मॉम और डैड नाटक में इतने अच्छे थे कि वो उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे और पब्लिक इंप्रेशन ऐसा बना रहे थे कि जैसे वो एक अनग्रेटफुल डॉटर है, सारी जिंदगी उन्हीं का ही खाकर अब उनके साथ धोखा करके यहाँ से जा रही है। और उसी टाइम पर हमें जिन जाओ को भी दिखाते हैं, उसने अपने असिस्टेंट को
इन्वेस्टिगेशन पर लगाया हुआ था और उसे पता चल जाता है कि उस दिन उसकी ड्रिंक में ड्रग जीजी ने नहीं मिलाई थी, बल्कि जीजी बेचारी तो बहुत इनोसेंट है। उसके पेरेंट्स उस पर बहुत जुल्म करते हैं और वो तो उसे भी और इवन के आपके बेटे को भी आगे बेचकर खा जाना चाहते थे। ये सुनते ही वो तो परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर वो इतनी इनोसेंट है तो उस बेचारी को मैंने कितनी कितनी बातें सुनाई, उसने मेरी वजह से सफ़र किया, अकेले ही बच्चे को जन्म दिया, पता नहीं क्या क्या फेस किया और मैंने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। वो उसी टाइम पर भाग कर जाता है और उसे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तो आगे सीन ही बदला हुआ था। उसके डैड जैसे ही उसे अपनी बेल्ट निकाल कर मारने वाले थे तो वहाँ पर जिनजाओ पहुँच जाता है और फिर सारे लोगों को ललकार कर कहता है कि मैं देखता हूँ कि इस शहर में कौन हिम्मत कर सकता है मेरी वुमन को हाथ लगाने की, और अगर आपको बहुत ही मान है कि आपने इतने सालों इसको खाना खिलाया है तो ठीक है। वो एक कार्ड निकाल कर उनके मुंह पर दे मारता है और कहता है कि इसमें 10 मिलियन है और अब से आपका और जीजी का हर नाता ख़त्म होता है, आप इसके कोई रिश्तेदार कोई पेरेंट्स नहीं लगते। लेकिन साथ ही साथ उसने अपने बंदों को ये भी ऑर्डर कर दिया था कि जीजी के डैड अगर उस कार्ड को उठाने की कोशिश करें तो उसका वो हाथ भी तोड़ दिया जाए और उसके बाद ही उसे वो कार्ड उठाने दिया जाए। अब उन्होंने जीजी पर हाथ उठाने का बदला तो पूरा ले लिया था और उसके बाद वो सबके सामने अपनी वाइफ को कैरी करता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। जीजी बेचारी के हाथ पर भी चोट लगी हुई थी। अब वो उसे घर लेकर जाता है और कहता है कि इस तरह से तुम्हें इतना बुली किया जा रहा था, तुमने कैसे ये लाइफ गुजारी है। और वो सोचने लगती है कि कल तक ये इतना मीन था, आज शायद मुझ पर इतना जुल्म होते देखकर इसके अंदर का इंसान जाग उठा है, इसे मुझसे हमदर्दी हो रही है। हैरत की बात है। लेकिन जिनजाओ कहता है कि मैंने पहले तुम्हें मिसअंडरस्टैंड कर लिया था और जो भी गलत तुम्हें बोला था उसके लिए मैं दिल से सॉरी करता हूँ। और उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और हाँ, अगर लाइफ में किसी भी पॉइंट पर तुम्हें मेरा साथ चाहिए हो या कोई भी तुम्हारे साथ मीन हो रहा हो तो तुम याद रखना कि मैं तुम्हारी बैक पर खड़ा हुआ हूँ। अब उसके बाद रात को वो सोने से पहले शावर लेने के लिए जा रही थी, लेकिन उसके हैंड पर तो चोट थी। तो जिनजाओ उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ पर तो चोट है, तुम नहाओगी कैसे, क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है। वो उसके साथ फ्लर्ट करते हुए उसके क्लोज आ रहा था। वो एकदम डर जाती है और फिर वो मजाक करते हुए कहता है कि तुम क्या क्या सोचने लगी हो, मैं तो ये कह रहा था कि अगर तुम्हें किसी फीमेल सर्वेंट की ज़रूरत है तो मैं अभी बुला कर भेज देता हूँ, तो मैं अभी बुला देता हूँ। और ये कहता हुआ वो हंसता हुआ वहाँ से निकल जाता है। वो तो बस जीजी को ब्लश करते हुए देखना चाहता था। अब वो शावर लेकर बाहर आती है तो वो काफ़ी सुंदर लग रही थी और पहली दफ़ा जिनजाओ ने उसे इस नज़र से देखा था। वो जिनजाओ को रोकती है कि आज तुम इसी कमरे में ही रहो क्योंकि बेबी को अकेले मैं नहीं संभाल पाऊंगी, मुझे चोट लगी हुई है। और साथ ही साथ उसे थैंक्स भी करती है कि आज तुमने मेरी हेल्प करी। तो वो कहता है कि तुम मेरे बेबी की मामा हो, तुम्हारी सेफ्टी इंश्योर करना मेरी जिम्मेदारी है। और बस ये सुनते ही उसे लगता है कि शायद ये सारा कुछ अच्छा बर्ताव मेरे साथ इस वजह से कर रहा है क्योंकि मैं इसके बेबी की मामा हूँ। बाकी मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी थी कि शायद इसे मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों इकट्ठे कमरे से बाहर निकलते हैं तो सामने ही डैड भी बैठे हुए थे जो उन्हें देखकर मुस्कुराने लगते हैं। और जीजी वो थोड़ी सी एम्बेरस होती है और कहती है कि कल मेरे हाथ पर चोट लगी थी इसीलिए मैंने इसे अपने कमरे में रोक लिया। और डैड कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है और तुम लोग शर्मा क्यों रहे हो, एक कपल के लिए नॉर्मल सी बात है, वो लोग एक ही कमरे में रहते हैं और अब से तो रोज़ ऐसे ही होना चाहिए, तुम लोग अलग अलग कमरों में नहीं रहोगे। और इसके साथ ही वो कहते हैं कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में जो हुआ उसके बारे में भी मुझे पता चल गया है। और साथ ही साथ वो जिनजाओ को ऑर्डर करने लगते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में हमने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है और हम ऑन एंड ऑफ वहाँ पर इतनी डोनेशंस भी देते हैं, उसके बावजूद वहाँ पर अगर मेरी बहू को बुली किया जाए तो इस सब का क्या फ़ायदा, तुम जाओ और इस मैटर को खुद जाकर हैंडल करो। और वो ये भी डिक्लेयर कर देते हैं कि अगर आज के बाद किसी ने जीजी को बुली किया तो उसका ये मतलब है कि उसने फू फैमिली से पंगा लिया है, उनको तुमने बहुत अच्छा सबक सिखाना है। अब वो बेचारी जैसे ही यूनिवर्सिटी पहुंचती है तो उसके डायरेक्टर ने कल करने का फैसला कर लिया था। वो उससे कहने लगते हैं कि कल तुम्हारी वजह से यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत ख़राब हुआ है और हम इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे भी तुम्हें अभी तक तो अपने बच्चे का डैडी भी नहीं मिला, पिछली बात तो दबी ही नहीं थी कि नई तुम्हारी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं और बस तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें यहाँ पर रखा जाए। उस डायरेक्टर को लगता है कि कोई पर्सनल ही गरूज था। जब वो रेजिस्ट करती है, बार बार रिक्वेस्ट करती है तो वो अपना कप उसके सर पर दे मारते हैं। और बस इतने में ही वहाँ पर वॉन जू भी पहुँच जाती है और ये इस ड्रामे में हमारी विलन है और ये विलन जीजी की सिस्टर भी है, यानी कि उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स की रियल डॉटर। वो भी उसी के साथ ही इस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और आकर वो बात को और भी बढ़ाने लगती है और कहती है कि इसे आज तक अपने पेरेंट्स का एहसास ही नहीं है जिन्होंने इसे पाला है। इसने किसी लड़के से कहकर आवारा लोगों को बुलवा कर उसके हाथ भी तुड़वा दिए हैं।
और ये बोलते हुए वो उसे एक थप्पड़ लगाना चाहती थी अपने बाप का बदला लेने के लिए, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और जवाब में उसके मुंह पर एक नहीं बल्कि 2 थप्पड़ लगा देती है और उससे बोलती है कि अब मैं वो वाली जीजी नहीं रही जिसे तुम लोग बुली किया करते थे। और इतने में वहाँ पर जिन जाओ भी पहुँच जाता है और उसे देखते ही डायरेक्टर तो एकदम खड़ा हो गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा वाइस प्रेसिडेंट उसके ऑफिस में कभी आएगा। और यहाँ पर जैसे ही वो जीजी के सिर पर वो चोट देखता है तो उससे पूछता है कि किसने दी है, और वो डायरेक्टर की तरफ देखने लगती है। बस वो तो नील डाउन कर जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आपका इससे कोई रिश्ता है। और जिन जाओ एक लम्हा भी वेट नहीं करता, जीजी का बदला फौरन ही पूरा कर देता है। डायरेक्टर के सर पर उसने डबल पावर से कोई और चीज दे मारी थी। और वांजू वो तो बहुत ही ज्यादा चालाक लड़की थी। उसने जैसे ही देखा था कि इसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन खड़ा हुआ है तो वो तुरंत ही अच्छा बनने का नाटक करने लगती है और कहती है कि बहनों के बीच ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, क्या तुम मुझे बताओगी कि ये है कौन और ये इतने रिच से मिस्टर तुम्हारे लगते क्या हैं। लेकिन जीजी उसकी सारी चालें समझती थी और उससे कहती थी कि अपनी औकात में रहो और मुझसे फासला भी रखो। वो भी बोलने लगती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, हम तो सिस्टर्स हैं ना, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती ही रहती हैं। तो वो कहने लगती है उसे कि आज तक तुम लोगों ने क्या मुझे इंसान भी समझा है, कुत्तों से तो बुरा सलूक करते थे मुझसे, और अब जब मुझे किसी अमीर शख्स के साथ देखा है तो मेरी बहन बनकर मेरे पास आ रही हो। अगर दोबारा तुमने मुझे बुली करने की कोशिश की तो तुम ये याद रखो इस यूनिवर्सिटी में दिखाई नहीं दोगी। अब इस बात पर वांजो उसे दोबारा से नीचा दिखाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारी किसी वेल्दी फैमिली में शादी हो, और तुम भूल गई हो कि तुम्हारा एक बच्चा भी है। जिन जाओ को ये सुनाना चाहती थी कि इसका एक बेबी भी है और शायद तुम ये जानते नहीं हो, लेकिन उसे ये नहीं पता था उस लम्हे कि यही तो उस बेबी का फादर है। उसे 2 थप्पड़ लगाती है और कहती है कि अब तुम लोग मेरे बेबी को इलीगल या बुरा नहीं कह सकते, वो रजिस्टर हो चुका है और यही उसका डैड है। अब ये सुनते ही वॉन जोय की तो हवाएं ही उड़ जाती हैं। वो सोचने लगती है कि इतना नाइस और रिच पर्सन ये कैसे इसके पास हो सकता है। उसने हमेशा से जीजी को अपने एक नौकर की नज़र से देखा था और वो इतनी जेलस थी उससे कि वो एक नौकर को आगे बढ़ते हुए कैसे देख सकती थी। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि वो जीजी से सारा कुछ छीन लेगी, स्पेशली ये मैन तो उसे छीन कर ही रहेगी। अब उसके बाद बाहर जाकर जीजी जिन जाओ से कहती है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प करी है, लाइफ में पहली दफ़ा मैं स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि मैं तुम्हारा थैंक्स कैसे करूं। तो वो बोलता है कि तुम बदले में मुझे कोई रिवॉर्ड दे दो। वो कहती है कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं, लेकिन जब मैं कमाऊंगी तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदूंगी। वो बोलता है कि इन चीज़ों की मुझे कोई कमी नहीं है, हाँ मुझे रिवॉर्ड में कुछ और चाहिए। और ये कहता हुआ वो अपनी वाइफ को किस कर लेता है। जिन जाओ जिसे प्यार के मीनिंग्स भी पहले पता नहीं थे, अब तो वो इतना रोमांटिक हो गया था कि यूनिवर्सिटी में ही उसे किस कर लेगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। इतने में उन्हें घर से नैनी की कॉल आती है और पता चलता है कि उनका बेबी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, रोए जा रहा है, शांत ही नहीं हो रहा। तो वो दोनों दौड़ते हुए बेबी के पास पहुंच जाते हैं और उसे शांत कराने की कोशिश करने लगते हैं। जिन जाओ उसकी केयर करता था और बेबी उससे काफ़ी अटैच भी हो गया था। वो जैसे ही उसके पास जाता है तो थोड़ी देर बाद चुप हो जाता है। ये देखकर जीजी को बहुत खुशी होती है। उसके बेबी को अब जीजी के बाद और भी बहुत से लोगों का प्यार मिल रहा था, स्पेशली उसका फादर उससे इतनी केयर करता था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाती है। उधर वॉन जोय वो तो बस जल जल के राख ही हुए जा रही थी और उसने अपने मॉम डैड के पास जाकर एक प्लान करना स्टार्ट कर दिया था। वो कहती है कि मुझे हर हाल में उसका पति चाहिए, देखना उसे मैं अपना बना कर ही रहूँगी, और जो भी स्टेटस अभी वो एंजॉय कर रही है वो ज़्यादा दिन का नहीं है। वो कहती है कि वैसे तो फू फैमिली ने उसे मुंह ही नहीं लगाना था, बस उसकी किस्मत इस तरह से अच्छी थी कि उसने उनको एक हार दे दिया है ना, तभी तो वो उसके आगे पीछे घूम रहे हैं और उससे उसकी शादी भी करा दी है। अब उसने अपनी मॉम को एक प्लानिंग बता दी थी और उसकी मॉम भी ये सुनकर काफ़ी खुश हो गई थी। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि जीजी को अपनी मॉम की तरफ से एक कॉल आती है। वो उनसे कहती है कि आपका मेरे से नाता भी ख़त्म हो चुका है, मुझे कॉल करने की आंदा ज़रूरत नहीं। लेकिन वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, नाता थोड़ी ख़त्म होता है, हमने इतने साल इकट्ठे गुजारे हैं, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम भूल गई हो, तुम कितनी अनग्रेटफुल हो। हम अपने दामाद को अब स्वीकार करना चाहते हैं और उसे वेलकम के तौर पर इकट्ठे एक जगह डिनर पर मिलना चाहते हैं। हम तुम्हारी फैमिली से बहुत अच्छे रिलेशंस चाहते हैं, पास्ट की बातों को भूल जाओ प्लीज़। लेकिन वो कहती है कि मुझे आप लोगों से मिलना ही नहीं और आइंदा मुझे कॉल ना करना। और इतने में उसे ब्लैकमेल करने के लिए मम्मी कहने लगती हैं कि मुझे तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स का कुछ हिंट मिला है, अगर तुम्हें भी ये क्लू चाहिए तो फिर कल हमारे साथ डिनर करने के लिए आना, और हाँ अपने पति को भी ज़रूर लेकर आना। अब जीजी सोचने लगती है कि इतना बड़ा जिन जाओ अपना समय निकाल कर उन छोटे से लोगों के लिए मिलने के लिए जाएगा क्या। तो वो उसे बहुत प्यार से बात करने लगती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए।
और बस जिन जाओ तो पता नहीं क्या सोच रहा था, उससे कहने लगता है कह रहे इतनी जल्दी तुम आगे बढ़ रही हो, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं। और ये कहता हुआ वो तो बाहर निकल जाता है और इतने में सामने उसे डैड मिलते हैं और उससे कहते हैं कमीने, तुमने फिर से मेरी बहू को नाराज़ कर दिया, तुम कितने बुरे हो, अपने डैड से भी नहीं सीखते, मैं कितना नाइस था तुम्हारी मॉम से, अगर इस तरह की हरकतें करोगे तो सिंगल ही रहोगे। और इतने में वो डैड को कहने लगता है आगे से कि आप भी तो सिंगल ही हैं डैड। तो डैड बोलते हैं कि इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता था और इसीलिए उसके मरने के बाद आज तक मैं सिंगल हूँ और मरते तक सिंगल रहूँगा, और तुमने भी ऐसा ही बनना है। तुम्हारी ज़िंदगी में अब जीजी के अलावा और कोई नहीं आ सकती। एक रियल मैन की लाइफ में सिर्फ एक वुमन आती है और तुम्हारी लाइफ में वो वुमन जीजी ही है। अब इतनी सारी डांट सुनने के बाद जिन जाओ को एहसास हो जाता है और जैसे ही जीजी को वो देखता है तो उसे कैरी कर लेता है और उससे कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा रूड हो गया था। और उसके बाद उसे अपने लैप में बिठा कर पूछता है कि तुम क्या कह रही थी, कि मुझसे क्या चाहिए तुम्हें, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी भी कुछ डिज़ायर्स हैं। और वो आगे से कहने लगती है कि डिज़ायर्स की बात नहीं कर रही थी मैं ये कह रही थी कि मेरी रिक्वेस्ट पर एक दफ़ा मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स से मिलने के लिए चले जाओ, उन्हें कुछ क्लू मिला है मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में। अब पहले तो जिन जाओ शर्मिंदा होता है और उसके बाद वो तुरंत ही यस कर देता है और कहता है कि ज़रूर चलूँगा। और अब की बार जीजी उसे एडवांस में ही रिवॉर्ड दे देती है और बस इतने पे ही जिन जाओ तो बहुत खुश हो गया था और वो लोग अपना रोमांटिक टाइम इकट्ठे बिता रहे थे कि इतने में उनका बेबी जाग जाता है और उन्हें देखकर वो भी हंसने लगता है और उसे देखकर वो भी स्माइल करके शर्मा जाते हैं। अब फाइनली डिनर का दिन आ चुका था। यहाँ पर शन फैमिली अचानक से बहुत नाइस सा बिहेव कर रही थी और लगता ही नहीं था कि ये वही लोग हैं जो पहले इतने मीन हुआ करते थे। लेकिन जीजी तो उनकी असलियत को जानती थी, वो किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती और डायरेक्टली अपनी मॉम से पूछने लगती है कि मुझे ये बताएं कि आपको क्या क्लू मिला था। और वो भी बहुत चालाक थी, उससे कहने लगती हैं कि हाँ ज़रूर बताती हूँ, लेकिन इसके बदले पहले सारी नाराज़गी ख़त्म करो और मेरे साथ एक पैग लगाओ। वो वाइन पीती उससे पहले ही जिन जाओ उससे वाइन ले लेता है और कहता है कि इसकी जगह मैं पीऊँगा। और बस ये देखकर वो सारे लोग स्माइल करने लगते हैं क्योंकि उस वाइन में उन्होंने ड्रग मिलाई हुई थी और उन्हें पता था कि ये ज़रूर जीजी को नहीं पीने देगा क्योंकि एक जेंटलमैन है। अब वो ड्रिंक पीते ही जिन जाओ को कोई घबराहट सी होने लगती है। वो कहता है कि मैं ज़रा बाहर से होकर आता हूँ, आप लोग तब तक बातें करें और तुम वो क्लू पता कर लो, फिर वापस चलते हैं। और बस इतने में वॉन जोए भी अपनी मम्मी को कहती है कि आप जीजी को डिस्ट्रैक्ट करें और खुद वो जिन जाओ के पीछे पीछे जाने लगती है। वो मेंस टॉयलेट में भी पहुंच गई थी। वहां पर उसे बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा था। वो समझ गया था कि किसी ने तो मेरी ड्रिंक के साथ कुछ गड़बड़ की है और वॉन जोए को देखते ही वो समझ जाता है कि इसके अलावा ये कौन हो सकता है। वो उससे बोलता है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो और वो तो उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं अपनी सिस्टर से भी ज्यादा सुंदर हूँ, वो तुम्हें हार दे सकती है तो मैं भी तो दे सकती हूँ, मैं उससे कई गुना अच्छी हूँ। जबकि उधर जीजी वो अकेली थी। वो जैसे ही समझ जाती है कि उसके मॉम डैड के पास कोई भी क्लू नहीं है, वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे पकड़ कर बिठा लेते हैं और कहते हैं कि अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती जब तक हमारा मिशन पूरा नहीं हो जाता। और तो और उन्होंने तो दो धारी तलवार वाला काम किया था। एक तरफ तो वो जिन जाओ के पास वान जो को भेज देते हैं ताकि बदले में उससे कॉम्पनसेशन ले सकें, और दूसरी तरफ उन्होंने जीजी को पकड़ाकर मिस्टर वोंग से अपना हिसाब किताब भी बराबर करना था। वो उनसे काफ़ी लड़ती है और उन्हें शेमलेस बोलती है, लेकिन और क्या कर सकती थी। मिस्टर वोंग का तो बहुत सालों से उस पर दिल आया हुआ था। वो कहते हैं कि फाइनली वो समय आ गया कि मैंने तुम्हें विन कर ही लिया है। जबकि मॉम और डैड वो तो तसल्ली में आ जाते हैं कि दोनों कमरे बिल्कुल बंद हैं और हमारी मर्जी का काम हो रहा है। अब उसके बाद हम कंपनसेशन लेने के लिए जाएंगे और दूसरी तरफ जीजी को बदनाम करेंगे। उससे पहले थोड़ा खाना तो एंजॉय कर लें। इतना महंगा खाना भी तो ऑर्डर कराया है। और जिस टाइम पर वो खाना खा रहे थे तो उन्हें ये नहीं पता था कि मिस्टर फू यानी कि दादाजी को सारा कुछ पता है। उन्होंने अपने बंदे वहाँ पर भेजे हुए थे और वो तुरंत ही कमरों में से बंदों को शफल करा देते हैं और बेहोश करके उन्होंने वान जोए को मिस्टर वोंग के कमरे में पहुंचा दिया था और अपने बेटे और अपनी बहू को वो लोग सेफली वहां से ले आए थे। थोड़ी देर बाद अपना खाना पीना खत्म करके वो लोग जाते हैं और दरवाजा बजाने लगते हैं और साथ ही साथ वो जिनजाओ को बुरा भला कहते हैं कि तुमने हमारी बेटी का फायदा उठाया है, तुमने समझ क्या रखा है खुद को, हमें अब कंपनसेशन चाहिए, हमारी बेटी को इस रिश्ते का एक नाम चाहिए। और फिर वो अंदर घुसकर जैसे ही बेड में देखते हैं तो वहाँ पर एक तरफ तो मिस्टर वोंग बेहोश पड़ा था और दूसरी तरफ वॉन जोए तो जैसे ही मिस्टर वोंग को अपने साथ देखती है तो उसे तो क्रिंज होने लगती है। वो कहती है छी डिस्गस्टिंग, मैं इसके साथ कैसे हो सकती हूँ। और
और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि जिन जाओ को भी तो ड्रग दी हुई थी और वो बहुत हॉट फील कर रहा था और इस टाइम पर वो अपने घर में अपनी वाइफ के साथ था और उसे बोलने लगता है कि आई एम सो सॉरी, मैं तो ड्रग डू ना, मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है, अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही चाहिए क्योंकि तुम ही मेरी वाइफ हो। और फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाते हैं कि सबसे ज्यादा खुश तो मिस्टर वू थे, दादाजी। वो कहने लगते हैं कि मेरा बेटा बहुत अच्छा सीख रहा है, इसने अपनी वाइफ की केयर करना भी सीख ली है और साथ ही साथ वो उससे कहने लगते हैं कि मुझे जल्दी अब एक और भी बेबी चाहिए और अब की दफा अगर बेबी गर्ल हो जाए तो फिर क्या ही बात है। और ये सुनते ही दीजी शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है और कहती है कि आज सुबह जल्दी जल्दी मेरी एक क्लास है। और उसके बाद जिन जाओ अपने डैड का थैंक्स भी करता है और उसके डैड कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन बेकार नहीं, मेरी हर चीज पर नजर है और तुमसे भी गहरी। जबकि जीजी रेडी होते हुए देख रही थी कि उसकी बॉडी पर आज बहुत सारे मार्क्स थे और वो इसे कैसे कवर करेगी, मानी मन में सोचने लगती है कि कितना बड़ा दरिंदा है, कोई भला इस तरह के मार्क्स भी छोड़ता है क्या। और इसके साथ ही वो आता है और कहता है कि इन मार्क्स को छुपाने के लिए क्या तुम्हें मेडिसिन चाहिए या फिर कंसीलर। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं शन फैमिली को जो कि बहुत ही परेशान फिर रहे थे क्योंकि जो कल हुआ था उस पर फू फैमिली जो कि बहुत स्ट्रांग थी उसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी थी और अब पुलिस थोड़ी ही देर बाद उनके घर पहुंच जाएगी और किसी न किसी को तो वो अरेस्ट करके ले ही जाएंगे। वान यो यहाँ पर अपने डैड से रिक्वेस्ट करने लगती है कि मेरा तो आगे सारा फ्यूचर पड़ा हुआ है, मैं कितनी जवान हूँ, अगर अभी जेल में चली गई तो फिर तो सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरी लाइफ तबाह हो जाएगी, प्लीज मेरी जगह सारे इल्जाम आप ले लें। और उसके डैड कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी जगह जेल चला जाऊंगा लेकिन याद रखना कि मुझे भूलना मत, जल्दी निकलवा लेना। जबकि हमें यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर को दिखाते हैं कि वो एक नए टीचर को कह रहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी में वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ भी पढ़ती है और वो तुम्हारी ही क्लास में है, वो फैमिली को खुश रखना है तो उसे खुश रखना है, याद रखना उस लड़की का बहुत ख्याल रखना। और इसके साथ ही वो उसके बारे में कुछ बताने लगते हैं। वो अभी थोड़ी देर में कॉरिडोर से क्लास में एंटर होगी और उसी टाइम पर दो गर्ल्स आ रही थी, एक वॉन जो थी और दूसरी जीजी। और जीजी वो तो बहुत ज्यादा हम्बल थी, उसने एक नॉर्मल सा ड्रेस पहना हुआ था जबकि वॉन जो उसे देखकर लग रहा था कि इतनी एटीट्यूड वाली और इस तरह की ड्रेसिंग वाली यही होगी वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ। और बस उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया था, अब वो सारा प्रोटोकॉल वॉन जो को ही दिए जा रहा था। और तो और वो क्लास में जाकर जीजी की सीट भी छीनने की कोशिश करती है तो ऑफ कोर्स टीचर उसी का ही साथ देता है क्योंकि उसकी नज़र में वो तो वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ थी। वो जीजी से कहने लगता है कि जाओ और क्लास में पीछे जाकर बैठ जाओ। और वॉन जॉय को जहाँ कहीं भी मौका मिलता था वो उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर उस पर कीचड़ उछालने की कोशिश करती थी और अभी भी कहती है कि यहाँ पर सारों को पता है कि लड़ाई झगड़े में कितनी आगे है, इसने अपने एडॉप्टिव पेरेंट्स से भी लड़ाई की थी और तो पता नहीं इसका बेबी इस टाइम पर कहाँ है और किसका है और उसने किसके नाम लगा दिया है। और बस यही बातें सुनने के बाद उसकी सारी क्लास भी उससे नफरत करने लगती है, हर कोई उसे बुरी नज़र से देखता था और कोई भी उससे मिलने जुलने की उसके साथ बैठने की कोशिश नहीं करता था, उसका सोशल बायकॉट चल रहा था। और इस सब से निकलने का उसे एक ही रास्ता लगता था और वो रास्ता ये था कि उसके स्कूल में डिज़ाइनिंग कंपटीशन होने वाला है। अगर इस कंपटीशन में वो विन कर गई तो वो खुद को प्रूव कर पाएगी कि वो कितनी कैपेबल है और शायद उसका इमेज भी बेटर हो सके। और इसीलिए वो आजकल दिन रात मेहनत कर रही थी और उसकी ये मेहनत उसका हस्बैंड भी देख रहा होता है जो कि उसकी बहुत हेल्प करता है। रात को काफ़ी देर तक वो बेबी को कैरी करता था और उसकी वाइफ काम करती थी। जिन जाओ भी जीजी के साथ साथ उसकी फैमिली के बारे में बहुत अच्छे से जान चुका था कि वो कितने घटिया लोग हैं और उसे ये भी पता था कि वॉन जो यकीनन उसकी वाइफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेगी। और उसने अपने असिस्टेंट को कहा था कि ये जो डिज़ाइनिंग कंपटीशन होने वाला है इस पर तुमने नज़र रखनी है और यूनिवर्सिटी में मेक श्योर करो कि इस कंपटीशन में कोई भी गड़बड़ी ना हो, मेरी वाइफ को एक फेयर कंपटीशन मिलना चाहिए, वॉन जो पर स्पेशली नज़र रखना। और उसके बाद वो कमरे में आता है। यहाँ पर जीजी उसे देखकर ये नाटक करने लगती है कि वो सोने लगी है और बहुत थकी हुई है। इतने में जिन जाओ उसके क्लोज आता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे डर रही हो, मैं तुम्हारा ऐसे फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। उस रात तो मैं ड्रग्ड था और तुमसे ही तो हेल्प मांगनी थी मैंने, लेकिन अब जब तक तुम खुद मुझे अप्रोच नहीं करती मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा और यही मेरा प्यार है। जबकि उधर टीचर डायरेक्टर के पास जाता है और कहता है कि इस कंपटीशन में दो ही बड़े कॉम्पिटिटर हैं और वो है वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ और उसकी सिस्टर। डायरेक्टर पहले ही दोगला इंसान था, वो तुरंत ही कह देता है कि चाहे जो भी हो जाए वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ को ही तुमने जिताना है। तो वो कहने लगता है मैं क्या करूं, उसकी सिस्टर भी इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग करती है और तो और मुझे तो लग रहा है कि वो काम में इतनी अच्छी है कि शायद वही जीतेगी। तो उसको आगे से डायरेक्टर कह देता है ठीक है फिर उनके काम शफल करा दो।
लेकिन विनर मैं डिसाइड कर चुका हूँ। और वांजोय वो तो ये काम पहले ही करने के लिए रेडी थी। वो एक दिन जाती है और जीजी के बैग से उसका डिज़ाइन निकाल लेती है और फिर उसके बाद उससे कहती है कि ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। और फिर जैसे ही बाकी लोग आते हैं तो ऐसे नाटक करने लगती हैं कि जैसे जीजी ने उसे मारा है और मारकर नीचे गिरा दिया है। और वो रोती है और कहती है कि सर देखिए, ये मेरा डिज़ाइन चोरी करने की कोशिश कर रही थी, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया, ये मेरी मेहनत पर अपना हक जताना चाहती थी। आप लोग देख ही रहे हैं कि कितनी नाटकबाज और कितनी चालाक है, सिर्फ फेस से इनोसेंट लगती है। और तो और उसने सारों को ये भी बता दिया था कि इसने अपनी चालाकी से एक अमीर बंदे को फंसाया हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने उस अमीर बंदे से कहलवा कर अपने ही एडॉप्टिव डैड को इस वक्त प्रिजन में फेंकवा दिया है। उन्हें 10 साल की जेल हुई है। अब ये बोल बोल कर वो सारे लोगों की हमदर्दी इकट्ठे किए जा रही थी और बेचारी जीजी वो तो परेशान हो रही थी कि इतना अच्छा नाटक कर कैसे लेती है। और ऑफ कोर्स टीचर भी इस टाइम पर वॉनजुए की ही साइड लेता है, क्योंकि उसे तो लगता था कि ये वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ है। वो बहुत कहती है कि इसने मेरा डिजाइन चुराया है, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुन रहा था। वहाँ पर ज्यादातर लोग तो जीजी से नफरत करते थे और चाहते थे कि वो उनकी क्लास में ही ना रहे, इसे स्कूल से ही निकलवा दिया जाए। जिनजाओ को भी उसके असिस्टेंट के थ्रू ये सारी बात पता। जिनजाओ जब वहाँ के हालात सुनता है तो कहने लगता है कि मैं अभी वहाँ पर जाता हूँ और देखता हूँ कि किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरी वाइफ के साथ चीटिंग करे। जबकि दूसरी तरफ हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाते हैं। उधर 2 कॉम्पिटिटर्स थे जो कि फिनाले में पहुंच चुके थे और वो ऑफ कोर्स यही दोनों सिस्टर्स थी। पहले वॉनजुए की बारी आती है और वो अपना वही डिजाइन दिखा देती है जो कि उसने चोरी किया था, जीजी का बना हुआ। हर कोई उसका फिनाले के लिए डिजाइन देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो काफी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही नीट था। वैसे भी यूनिवर्सिटी में सारे लोगों के बीच जीजी के लिए बहुत नफरत फैली हुई थी और उनको वो एक मीन गर्ल दिखाई देती थी। वो सोचने लगते हैं कि इस डिज़ाइन में तो ये अपनी सिस्टर को कभी भी नहीं हरा सकेगी और अब जस्टिस हो ही जाएगा, इस लड़की को अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन जीजी बहुत शांति से वहाँ पर बैठी रहती है और वॉनजुए जब जजेस के सामने बता रही थी कि इस डिज़ाइन का मीनिंग क्या है और इसने कहाँ से इंस्पायर होकर ये डिज़ाइन बनाया है, तो ये सुनते ही जीजी के फेस पर स्माइल आ जाती है। और फिर उसके बाद जीजी की बारी आती है। टीचर तो पहले ही बाइएस्ट था, वो उससे कहने लगता है कि तुम तो कोई डिज़ाइन ही नहीं लेकर आई। लेकिन जीजी कहती है कि यही डिज़ाइनिंग मेरी की हुई है और मुझसे चोरी करके वॉनजुए ने आप सबको दिखा दी है। और इस बात का वो पूछते हैं कि तुम्हारे पास सबूत क्या है, तो वो कहने लगती है कि इसने जो इंस्पिरेशन बताई है वो बिल्कुल गलत है। और फिर वो खुद से बताती है कि असल में उसने किस चीज़ से इंस्पायर होकर इस डिज़ाइन को बनाया है। और इससे साफ साबित हो रहा था कि वॉनजुए ने जो भी बोला था वो गलत था। लेकिन फिर भी टीचर बार बार वॉनजुए की ही साइड लिए जा रहा था। पर जजेस कहीं ना कहीं इंसाफ करना चाहते थे और उन्हें लग रहा था कि जीजी को एक चांस मिलना चाहिए। तो जीजी सबके सामने कहती है कि अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो ठीक है, इसको भी पेंसिल दें और मुझे भी। हम में से कौन है जो इस डिज़ाइन को ड्रॉ कर सकता है बिल्कुल परफेक्टली। तो असल में ये उसी का ही डिज़ाइन होगा। लेकिन इससे पहले ही टीचर वहाँ पर सिक्योरिटी बुला लेता है और कहता है कि जीजू को उठाकर यहाँ से बाहर फेंका जाए। लेकिन जजेस रोक देते हैं और कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब ये कंपटीशन कंट्रोवर्शियल हो गया है तो हम इसी इंसाफ की बुनियाद पर ही विनर को डिसाइड करेंगे। दोनों हमारे सामने ड्रॉ करके दिखाएंगी। और वॉनजुए के हाथ में जैसे ही पेंसिल थमाते हैं वो तो दोबारा से अपना नाटक स्टार्ट कर देती हैं। इसी काम में वो बहुत अच्छी थी। वो ऐसे एक्टिंग करती है कि जैसे उसे घबराहट हो रही है, वो बेहोश होने वाली है और बोलती है इस टाइम पर मैं कैसे ड्रॉ कर पाऊंगी, मेरी तो तबीयत ही बिगड़ गई है, मुझे बहुत शौक लगा, इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। और बस टीचर तो मौका ही चाहता था कि कब जीजी को यहाँ से उठाकर बाहर फेंका जाए। वो सिक्योरिटी को बुलाता है और वो जैसे ही उसे एक धक्का देते हैं तो ऑफ कोर्स इस टाइम पर हीरो की एंट्री तो बनती ही है। जिनजाओ पहुँच जाता है और अपनी वाइफ को गिरने से बचाता है। उसकी लैंडिंग उसी की बाहों में हुई थी और वो डिजाइन देखकर वो कहने लगता है कि मेरी वाइफ ने ही डिजाइन किया है और मेरे सामने बैठकर उसने ये बनाया है। और जब उसने ये शब्द बोले थे तो वहाँ मौजूद सारे लोग हैरान रह जाते हैं। बहुत से लोग थे जो जिनजाओ को जानते थे और ये भी जानते थे कि इस यूनिवर्सिटी में इसका कितना रोल है। उन्हें पता था कि इस नॉर्थ सिटी में ये सबसे पावरफुल पर्सन है। और जैसे ही यहाँ पर जिनजाओ सबके सामने एक्सप्लेन करता है कि मेरी वाइफ कोई बुरी इंसान नहीं है और ये कंपटीशन भी फेयरली विन करना चाहती थी और इसके साथ साथ इसका कैरेक्टर भी बिल्कुल ठीक है और मैं हूँ इसके बच्चे का डैडी। कौन है जो इसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने की हिम्मत रखता है? अगर आज के बाद स्कूल में किसी ने भी गॉसिप्स करने की कोशिश की मेरी वाइफ के खिलाफ तो उसे सू किया जाएगा कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए। और क्या तुम में से कोई भी मेरे लॉयर से ये केस विन कर पाएगा? अब ये सुनते ही बहुत सारे लोग डर जाते हैं। और तो और इस टाइम पर उस टीचर की तो शक्ल देखने वाली थी जिसको डायरेक्टर आकर बताता है कि तुम जिसको बुली कर रहे थे वही तो वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ है।
लेकिन यहाँ पर भी वान जो पीछे नहीं हटती, एक दफ़ा फिर से एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है। वो चाहती थी कि इसका इमेज सबकी नज़रों में ख़राब ही रहे। वो कहने लगती है कि सिस्टर, तुमने एक अमीर आदमी को अपने जाल में फंसा तो लिया है उसे एक बेबी देकर, लेकिन ऐसा तो ना करो। हमने तुम्हें सारी ज़िंदगी पाला है, अब तुम्हारा खून सफ़ेद हो गया है, तुम हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखती और हमें नीचा समझती हो। और तो और वही डैड जिसने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, उसी को ही तुमने जेल में भी फेंकवा दिया है। ये सारा कुछ बोलकर वो फिर से सबका दिमाग ख़राब कर रही थी, उसका इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जीजी का इन सारी बातों का सिर्फ एक ही जवाब था, और वो ये था कि मैं कब का तुम लोगों से नाता तोड़ चुकी हूँ, तुम मेरी कुछ भी नहीं लगती। और बस उसके बाद वो जिन जाओ के साथ वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाते हैं कि डायरेक्टर भी काफी परेशान हो गया था, और वो वान जोए को 2-3 लगाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारी स्कूल की इन्वेस्टमेंट भी इस वक्त खतरे में पड़ चुकी है। अब हमें फंडिंग्स कहाँ से मिलेंगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े पोटेंशियल इन्वेस्टर को नाराज करने की? बस अभी यही बातें चल ही रही थी कि वहाँ पर डायरेक्टर की असिस्टेंट आती है और उन्हें एक फोटो दिखाती है। कहती है कि साउथ सिटी से सबसे रिच पर्सन चिन फैमिली की बेटी मिसिंग हो गई थी, और वो इस वक्त हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपनी बेटी को तलाश कर रहे हैं, यही फोटोज दिखाकर, जो कि उस बच्ची की बचपन की फोटोज थी। लेकिन इससे पहले कि वो फोटो को कहीं पर भी डिस्प्ले करते, वान जोए ने वो फोटो पहचान ली थी। उसे पता था कि ये तो जीजी की ही फोटो है। इसका मतलब है कि जीजी का लक इतना ऊपर जा रहा है कि साउथ सिटी के रिचेस्ट पर्सन की बेटी है। ये तो मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। वो डायरेक्टर को बहलाती है और कहती है कि देखना, इनको तो मैं खुश करके ही भेजूंगी। मुझे पता है कि ये लड़की कौन है और मैं इनसे कांटेक्ट बैक करती हूँ आपके बिहाफ पर। जबकि दूसरी तरफ जीजी वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि सबको पता चल जाए कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। अभी मैं इतनी पब्लिक नहीं होना चाहती। लेकिन वो उससे कहने लगता है कि तुम भी कितनी हम्बल हो, इसमें भला क्या हर्ज है? अगर तुम हो तो हो ही मेरी वाइफ, सारी दुनिया को मैं तो ऐलान करके बताना चाहता हूँ। और इसके साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हें बहुत शौक था ना अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करने का, लेकिन कुछ लोग बहुत ढीठ होते हैं और उन्हें ताकत से समझाना पड़ता है। तुम ये मत भूलो कि हमेशा बैक पर मैं तुम्हें सपोर्ट करता रहूंगा। कोई भी तुम्हें बुली करे उसे डबल पावर से बुली करो। इसके साथ ही जीजी उससे कहती है कि मेरा अक्सर मन करता है कि मैं अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलूं। पता नहीं वो कौन होंगे, तुम्हारी तो इतनी दूर तक पहुंच है, तुम तो उन्हें तलाश करने में मेरी हेल्प कर ही सकते हो। और वो आगे से कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने से पहले ही अपने बंदे इस काम पर लगाए हुए हैं। इसके साथ ही जीजी को याद आता है कि जब उसे अडॉप्ट किया गया था, वो एक दफ़ा जब खो गई थी तब उसके पास एक जेड पेंडेंट था, और शायद इसी के थ्रू वो अपनी असली फैमिली तक पहुंच सके। लेकिन वो कहती है कि वो तो मेरे पुराने सामान में अपने पिछले घर में पड़ा हुआ है, मुझे ज़रूर जाकर वो लेना चाहिए, शायद उसी के थ्रू मुझे अपनी फैमिली का हिंट मिल सके। जबकि दूसरी तरफ वान जो है अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई थी और कहती है कि जीजी का वही जेड पेंडेंट निकालें, उसी के थ्रू हम बहुत ऊपर तक पहुंचेंगे। और वो अपनी मम्मी को सारी बात समझा देती है, और उन्होंने मिलकर यही फैसला किया था कि जीजी की जगह वान जो ही उस रिच पर्सन की बेटी होने का नाटक करेगी। और उसकी मम्मी तो पहले ही बहुत लालची थी, वो भी खुश हो जाती है और कहती है कि वो पेंडेंट तो मैंने संभाल के रखा हुआ है। और वो बहुत खुश थे कि अब बहुत ही जल्द हमारी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन इतने में वहाँ पर जीजी अपने हस्बैंड के साथ दरवाजे पर पहुँच जाती हैं, और वो जैसे ही उसके आने की आवाज़ सुनती है तो वांजो इतनी शातिर थी कि तुरंत ही वो जेड पेंडेंट अपने गले में पहन लेती है। उसे पता था कि कहीं इसको भी कोई खबर ना हो गई हो और ये उसी को तलाश करने के लिए ना आई हो। यहाँ पर जिन जोए के साथ उसके कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे, और वो घर में घुस आते हैं और कहते हैं कि मेरा कुछ सामान यहाँ पर रह गया है और मैं वही लेने के लिए आई हूँ। मम्मी कहती है कि हमसे रिश्ता तोड़ दिया तो अब क्यों आई हो यहाँ पर, और तुम्हारा सारा सामान मैंने उठाकर घर से बाहर फेंक दिया था, तुम्हारा यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है। लेकिन जिन जाओ उसको शांत कराता है और अपने बंदों से ऑर्डर करता है कि पूरे घर की जाकर तलाशी लो, कहीं पर भी जेड पेंडेंट हो मेरे पास लेकर आओ। मम्मी बहुत चीखती हैं कि तुम लोग क्या पुलिस वाले हो, ये इलीगल है इस तरह से किसी के घर की तलाशी लेना। लेकिन वो भी मम्मी को कह देती है कि आप बहुत लीगल काम करती हो, आपके भी सारे काम इलीगल हैं, आप लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। लेकिन वो घर का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, पर इन दी एंड उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब जीजी बेचारी को वहाँ से जाना ही पड़ता है कि शायद वाकई मेरा सामान मम्मी ने उठाकर फेंक दिया होगा। लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो लोग बहुत बड़ी चाल चलने वाले हैं। अब घर पहुंचने के बाद जिन जाओ थोड़ा रोमांटिक हो रहा था अपनी वाइफ के साथ कि इतने में उनका बेबी जाग जाता है और उठकर रोने लगता है। पर दादाजी भी बहुत चालाक थे, उन्होंने भी एक सर्वेंट उनके दरवाजे के बाहर ही खड़ी की हुई थी। जैसे ही बेबी रोता है वो आकर उसे उठाकर ले जाती है और उनसे कहती है कि मास्टर अपना काम आप कंटिन्यू रखें। अब नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से वही होता है। जीजी उठती है और सोचती है कि ये क्या, कि फिर से मेरी बॉडी पर इतने सारे मार्क्स हैं, पता नहीं ये कैसा बीस्ट सा इंसान है। और जिन जाओ को भी पता चल जाता है कि मेरी वाइफ क्या सोच रही थी, तो वो भी उसे अपनी नेक दिखाकर कहता है कि तुम भी कोई कम नहीं हो, देखो मुझे भी कितने कितने मार्क्स छुपाने पड़ते हैं।
अब ये सुनने के बाद बेचारी जीजी काफी एम्बेरस होती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक परेशानी आ गई थी। उनका बेबी काफी बीमार हो गया था। वो उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ पर पता चलता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का है, और इस ट्रीटमेंट में उन्हें बहुत सारा ब्लड भी चाहिए। लेकिन वो बच्चा बहुत ही रेयर ब्लड टाइप का था और ये ब्लड ग्रुप सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ का था, लेकिन माँ बच्चे को वो ब्लड नहीं दे सकती थी। तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि पेरेंट्स के अलावा अगर कोई और इस ब्लड ग्रुप का है तो वो जल्द से जल्द अपनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएं। वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम ये ब्लड कहाँ से अरेंज कराएंगे। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी शोर मचा लिया था और इसी वजह से एक पर्सन जो वहाँ बैठा हुआ था वो बहुत एनॉइंग फील करता है और कहता है कि क्या शोर मचाया हुआ है, मेरा भी यही ब्लड ग्रुप है, मुझसे ले लो। और ये थे मिस्टर चिन, जो कि साउथ सिटी के रिचेस्ट पर्सन है और उनके साथ उनका बटलर भी था। पर जिनजाओ वो यहाँ पर बहुत नखरा दिखाने लगता है और कहता है कि आप हैं कौन और आप क्यों मेरे बेटे को ब्लड देंगे, आपका इसके पीछे कोई हिडन मोटिव तो नहीं है, कि आपको पैसा तो नहीं चाहिए। तो वो कहने लगता है कि मेरी शक्ल देखो, तुम्हें मैं शक्ल से कोई गरीब इंसान लगता हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे ये बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है और इस पर दया आ रही है। यहाँ पर जीजी को पता नहीं क्यों वो अंकल बहुत अच्छे लग रहे थे और वो उनसे बहुत स्वीटली बात करती हैं और अपने हस्बैंड को भी शांत कराती हैं कि हमारी हेल्प कर रहे हैं, तुम ऐसे तो ना बोलो। इतने में बटलर उनसे कहने लगता है कि आपकी हेल्थ पहले ही डाउन जा रही है, आप इतने बूढ़े हैं, कैसे ब्लड दे सकते हैं, और आप भूल गए कि हम यहाँ पर आए क्यों थे, आपकी बेटी को तलाश करने के लिए। ये सुनकर एक दफ़ा जीजी हैरान तो होती है कि इनकी भी बेटी मिसिंग है और मैं भी किसी की बेटी हूँ और मैं भी मिसिंग हुई थी, लेकिन फिर वो अपने बेटे की परेशानी में हर बात भूल जाती है और उसके बाद वो अंकल उनके बेटे के लिए ब्लड डोनेट करते हैं। यहाँ पर वो बार बार बैठकर जीजी को देखे जा रहे थे और कहते हैं कि मुझे पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर बहुत अपना अपना सा फील हो रहा है, कि जैसे हमारा कोई बहुत पुराना रिश्ता हो। लेकिन उनके बीच में जिनजाओ आ जाता है और कहता है कि आप कैसे मेरी पत्नी को ऐसे देख सकते हैं, बेशक आप बूढ़े हो चुके हैं फिर भी अपनी नजरें नीची रखें, इसकी तरफ ना देखें, माना ही बहुत सुंदर है फिर भी। और इसके साथ ही वो उस ओल्ड मैन का थैंक्स करता है कि आपने हमारी बहुत हेल्प की, अब आपका काम हो चुका है, आप जाएं यहाँ से। जैसे ही वो अपने बच्चे को उसके रूम में लेकर जाते हैं तो पीछे से बटलर को एक कॉल आती है और उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मिस्टर चिन की खोई हुई बेटी उनको मिल चुकी है। ये सुनते ही वो बटलर बहुत खुश होता है और उनसे कहता है कि लगता है आपने इतना अच्छा काम किया था कि उसके बदले गॉड ने आपको एक गिफ्ट दिया है। और वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो सिमिलैरिटी जो उनको जीजी में दिख रही थी वो तो भूल ही गए थे और एक्साइटेड थे कि अपनी बेटी से मिलने के लिए जाएंगे इतने सालों बाद। और ऑफ कोर्स वो बेटी जो उनको अपने जाल में फंसा रही थी वो कोई और नहीं बल्कि वान जुए ही थी। और उसकी मम्मी उसे इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि देखो अब तुम इतने बड़े घर की मालिकिन बन जाओगी, हमें भूल ना जाना और अपने बाप को भी जेल से निकलवाना और मुझे भी पैसे में अय्याशी कराना। अब इसके साथ ही उनके दरवाजे पर कोई आता है और वो मिस्टर चिन थे। और वान जुए जो कि एक्टिंग की पहले ही प्रिंसेस थी, उसने तो अब अपने गले में वही पेंडेंट भी डाल रखा था और वो उनको देखते ही कहने लगती है, डैडी डैडी मैंने आपको कितना मिस किया, अब आप कितने बूढ़े लग रहे हैं। और वो तो पहले ही भावनाओं में बहे हुए थे, तुरंत ही उसे गले लगाते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया, लेकिन थैंक्स गॉड इस पेंडेंट के थ्रू मैंने तुम्हें पा ही लिया है। और इसके साथ ही वान जुए उनके सामने अडॉप्टिव पेरेंट्स की बहुत तारीफ करती है और कहती है कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पाला और बड़ा किया। और इसके साथ ही हमें हॉस्पिटल का सीन भी दिखाते हैं। वहाँ पर जी के पास एक नर्स आती है और उससे कहने लगती है कि अभी अभी जिस ओल्ड मैन ने ये ब्लड डोनेट किया है क्या वो इस बच्चे के नाना या दादा तो नहीं लगते। तो वो कहती है नहीं, वो तो एक स्ट्रेंजर थे। तो वो बोलती है फिर ऐसे कैसे हो सकता है, हमने ब्लड ग्रुप तो मैच किया था लेकिन इतनी रेयर ब्लड टाइप और एंटीबॉडीज सब में नहीं होती। इन दोनों के ब्लड्स में 99.9% का मैच आ रहा है। इसका मतलब है कि इस बच्चे का कोई खून का रिश्ता है उन मिस्टर के साथ। और ये सुनते ही जीजी को फौरन से याद आ जाता है कि उनकी भी तो बेटी मिसिंग हुई थी, तो इसका मतलब है कि वो मेरे फादर थे। और बस खुशी के और दुख के दोनों आंसू उसकी आंखों में आ जाते हैं और वो सोचने लगती है कि मैंने तब उनको रोक क्यों नहीं लिया, उनका आता पता क्यों नहीं पूछा, काश मैं थोड़ी और डिटेल्स पूछ लेती कि आपकी बेटी कहाँ मिसिंग हुई है, तो शायद हम दोनों अब तक मिल चुके होते। पर जिनजाओ कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं उनको तलाश करूंगा, तुम्हारे डैड को तुम्हारे पास ढूंढ कर लाऊंगा। जबकि उधर बटलर को दाल में कुछ काला लग रहा था और मिस्टर चिन उनको तो अल्जाइमर भी था, वो कुछ बातें भूल भी गए थे। तो बटलर यहाँ पर वान जुए की करेक्शन कराता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगती है कि डैड कैसा चपट जुबान का आदमी अपने साथ आपने रखा हुआ है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये बटलर उनका सर्वेंट कम और अब उनका फ्रेंड ज्यादा बन चुका है सारी जिंदगी का साथ होने की वजह से। यहाँ पर वो अपनी बेटी से मिलने पर उसके लिए काफी सारे गिफ्ट्स भी लेकर आए थे। ये देखकर तो उसकी राल टपकने लगती है कि इनके लिए तो पैसा कुछ भी नहीं है, मैं इनके घर जाकर अय्याशी करूंगी और भी ज्यादा लोगों को बुली किया करूंगी। और इसके साथ साथ उसके मन में एक ग्रूज भी तो था।
उसने ये सोचा हुआ था कि उसने जीजी से उसके पति को छीनना है। तो यहाँ पर वो अपने डैड से पहली दफ़ा मिलने के बाद उनसे एक फरमाइश भी कर बैठती है। कहती है कि डैड, मुझे एक लड़के से प्यार है, लेकिन एक लड़की है जो बहुत मीन है। उसने मुझसे वो लड़का चुरा लिया है और तो उसे अपने जाल में फंसाया है, वरना आज वो मेरा फियांसी होता या शायद मेरा हस्बैंड भी। लेकिन इस टाइम पर वो किसी और का पति है। उसके डैड कहते हैं कि इस तरह से किसी की मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं, लेकिन वो जीजी के खिलाफ इतनी गलत बातें करती है कि उसके डैड कहते हैं कि किसकी हिम्मत है मेरी बेटी को बुली करने की। मैं अभी के अभी उनके घर पर रिश्ता भेजता हूँ, और वो भी कुछ शर्तों के साथ। देखते हैं कि वो कैसे इनकार करते हैं। उधर जीजी बेचारी काफी परेशान बैठी थी और अपने डैड को मिस कर रही थी कि डैड मेरे सामने भी आए और मैं उनसे मिल भी ना सकी ढंग से। और इतने में जिनजाओ को कॉल आ जाती है और पता चलता है कि साउथ सिटी के रिचेस्ट पर्सन मिस्टर चिन की तरफ से उनको एक मैसेज आया है। वो जिनजाओ से अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हैं और शर्त ये रखी है उन्होंने कि जो बड़े प्रोजेक्ट की कोलैबोरेशन उनके साथ चल रही है, अगर इनकार हुआ तो वो कोलैबोरेशन खत्म हो जाएगी। और इस बात की वजह से जिनजाओ की कंपनी को काफ़ी नुकसान भी सहना पड़ सकता है। वो हैरान हो जाता है कि ये तो वही मिस्टर चिन है जो हमें मिले थे, इनको अपनी बेटी कहाँ से मिल गई, इनकी बेटी तो यही जीजी है। तो वो भी अपनी चाल चलता है और कहता है कि ठीक है, उनको कह दो कि मुझे ये रिश्ता कबूल है। और उधर हमें वॉन योए को दिखाते हैं। उसने डीएनए टेस्ट में भी गड़बड़ी कराकर रिपोर्ट्स में ये साबित कर दिया था कि वही मिस्टर चिन की बेटी है। और उसके बाद वो लग्जरीज इंजॉय कर रही थी एक बहुत ही प्यारी कार में। वो जिनजाओ के ऑफिस में आती है और आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जीजी को बुली करना था। वो आकर जिनजाओ के पास बहुत प्यार से उसे हाथ लगाती है और कहती है कि देखा, तुम और मैं मेंट फॉर ईच अदर हैं, और अब क्या हिम्मत है मुझसे शादी से इनकार करने की तुम में। लेकिन जिनजाओ पहले तो अपना रुमाल निकालता है और अपना फेस साफ करता है जहाँ पर वान जोए ने उसे टच किया था, और वो रुमाल फेंक देता है। इतने में जीजी भी वहाँ पर आ जाती है और उससे कहती है कि तुम में सुकून नहीं है, किसी के पति को तुम छीनने की कोशिश कर रही हो, थोड़ी तो शर्म करो, तुम्हें ज़रा बराबर भी एथिक्स नहीं है। और इसके साथ ही वो उसके ऊपर पानी भी फेंक देती है। ये देखते ही वान जोए को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि अब मैं वो कमज़ोर वाली वान जोए नहीं हूँ, बल्कि मैं तो मिस्टर चिन की बेटी हूँ, और अगर तुम मेरे सामने खड़ी हुई तो मैं तुम्हें कुचल के रख दूंगी। और इसके साथ ही वो जिनजाओ को एक कार्ड देकर जाती है और कहती है कि होटल के इस कमरे में मैं तुमसे मिलना चाहूँगी, अगर कोलैबोरेशन चाहते हो तो टाइम पर मिलने के लिए आ जाना, वरना चिन फैमिली तुम्हारी कंपनी से हर किस्म के ताल्लुकात ख़त्म कर देगी। अब वो गुस्से से भरी हुई बाहर जाती है। यहाँ पर उसकी मम्मी भी उसके पास आई हुई थी। वो कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि जिनजाओ मेरी चाल में फंसेगा, वो मेरे पैसे और पावर से अभी तक इम्प्रेस ही नहीं हुआ। वो जीजी से इतना प्यार करता है, और जीजी वो तो दब ही नहीं रही, अभी भी मेरे पर उसने पानी स्प्लैश कर दिया है, मेरी इतनी इंसल्ट की है, इसको तो मैं रास्ते से हटा कर ही रहूंगी। उसका मन था कि वो जीजी को बिल्कुल ख़त्म कर दे। उसकी मम्मी रोकती है कि इस तरह से आग से ना खेलो, पहले ही तुम्हारे डैड जेल में है और अब तुम जेल में चली जाओगी, मेरा क्या बनेगा। लेकिन उसके सिर पे तो बस सिर्फ और सिर्फ जेलसी और बदले का भूत सवार था। उसने फैसला कर लिया था कि वो जीजी को मरवा देगी और उसके बाद जिनजाओ को अपना बना लेगी। पर उनकी चालों से जीजी और जिनजाओ भी बेखबर नहीं थे। जिनजाओ उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी जैसी लुक्स वाली एक लड़की तलाश की हुई है और वो तुम्हें रिप्लेस करेगी, तुम्हें मैं किसी भी किस्म के खतरे में नहीं डाल सकता। और फिर उनको ट्रैप करने के लिए आगे बेट की तरह फेंक देता है। और वो लड़की भी प्रोफेशनल थी, वो बहुत एक्टिंग करती है और उन गुंडों के हाथ किडनैप हो जाती है। उसी टाइम पर यह खबर वान जोए को भी मिल चुकी थी और उसने मास्क में उस लड़की को देखा था तो उसे लगा था कि वाकई जीजी है। उसे तसल्ली हो जाती है और वहीं पर ही वो होटल के कमरे में बैठी हुई जिनजाओ का वेट कर रही थी। इतने में जिनजाओ भी वहां पर आ जाता है और फिर वो बातों ही बातों में उससे सीड्यूस करके बहुत सारी बातें निकलवा लेता है, जिसमें वो एडमिट कर चुकी थी कि उसने जीजी को भी ख़त्म करने की कोशिश की है। और बस उसकी ये सारी वो रिकॉर्डिंग कर रहा था और उसके बाद उसने वहाँ पर सिक्योरिटी को बुला लिया था और वो लोग आते हैं और उसे पकड़ कर ले जाते हैं कि अब तुम पुलिस में ही पहुँचोगी। और जैसे ही वो जीजी को सामने आए खड़े देखती है तो कहती है कि तुम तो किडनैप हो गई थी, तुम्हें तो मेरे बंदे मारने वाले थे, तुम कहाँ से टपक आई। तो जिनजाओ उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता था कि मैं अपनी वुमन को इतनी आसानी से तुम्हें हाथ लगाने दूंगा, ये सबसे प्रेशियस चीज़ है जो इस वक्त मेरे पास है। वेल यहाँ पर जीजी देखती है तो जिनजाओ की चीक पर वान जोए की लिपस्टिक का निशान था। ये देखते ही उसका मूड बहुत ख़राब हो जाता है। वो कहती है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करती। तो जिनजाओ से कहता है कि सारा कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा था और कसम से इससे आगे मैंने उसे नहीं बढ़ने दिया था। और इसके साथ ही जिनजाओ ने सारी इन्फॉर्मेशन मिस्टर चिन तक भी पहुंचा दी थी। और इस टाइम पर जैसे ही वो घर वापस लौटते तो मिस्टर चिन अपने नवासे के साथ बैठे हुए थे और उसे फीड करा रहे थे।
वो जैसे ही अपनी बेटी को सही सलामत वहाँ पर आए हुए देखते हैं तो उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि मैं किसी और के हाथों बेवकूफ़ बनने वाला था, प्यार में अंधा जो हो गया था। इतने सालों बाद लगा था कि बेटी की खुशी मिल रही है, मेरा दिमाग ही माफ हो गया। जीजी भी उनसे सॉरी करती है कि मेरी भी गलती है, उस दिन मैं अपने बेटे की वजह से परेशान थी, अगर आपसे थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन कर लेती तो शायद हम उसी दिन मिल जाते। और फिर उसके बाद ही उसे ख्याल आता है कि मेरे डैड आ रहे थे, जिनजाओ ने मुझे बताया नहीं। एक्चुअली जिनजाओ से सरप्राइज देने वाला था। इसी बात पर वो उससे गुस्सा करती है कि मुझसे क्यों छुपाया ये, और इसके बदले वो उसे किस कर लेता है। और इतने में जिनजाओ के डैड भी ऊपर से आ गए थे और उनको देखते ही मिस्टर चिन कहने लगते हैं कि मिस्टर फू, क्या आपके घर में पहले भी ऐसे ही चलता है? तो वो कहते हैं हाँ ऐसा ही है, मेरा बेटा मेरी तरह से बहुत रोमांटिक है। तो मिस्टर चिन कहने लगते हैं कि फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, देखो एक बेबी से तो मन ही नहीं भरता, हम 2 फैमिलीज हैं, एक और बेबी आ जाएगा जल्दी, तो फिर एक बेबी तुम रख लेना और एक मैं पालूंगा, एक नाना का होगा और एक दादा का। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली मिस्टर फू और मिस्टर चिन ये दोनों स्कूल के क्लास फेलोज हैं और प्राइमरी इन्होंने इकट्ठे ही पढ़ी थी, और इस टाइम पर वो अपने पुराने दिनों को भी याद करने लगते हैं। और तो और किसी बात पर उनकी लड़ाई भी हो जाती है, और बस उनकी यही लड़ाई चल रही होती है कि जिनजाओ अपनी वाइफ को साइड पर लेकर जाता है और उसने उसके लिए एक सरप्राइज रखा हुआ था। वो उसे दिखाता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक वेडिंग ड्रेस चूज़ किया है, देखो क्या तुम्हें पसंद आता है। और इस सरप्राइज से वो एकदम शॉक्ड रह जाती है और साथ ही साथ बहुत खुश भी होती है। वो उसे एक तरह से वेडिंग के लिए प्रपोज कर रहा था, और उसके बाद वो अपना वेडिंग ड्रेस पहनकर एकदम रेडी खड़ी हुई थी और वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। जिनजाओ का और उसका कपल बहुत मैचिंग था। और बस इतने में दोनों के डैड्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनका बेबी भी। और इस सारी फैमिली को इकट्ठे देखकर बटलर भी और सर्वेंट्स भी हर कोई बहुत खुश हो रहा था। और यहाँ पर दोबारा से दादा और नाना की आपस में लड़ाई हो जाती है इस बात पर कि कौन ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है। ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ और उनकी दोस्तियाँ तो चलती ही रहती हैं, लेकिन इसी के साथ ही उनकी वेडिंग अरेंज होती है और हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।